नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। चुनाव जीतने के लिए क्या जरूरी? आप कहेंगे सबसे ज्यादा जरूरी तो पॉलिटिकल पार्टी का बैनर है, दूसरे नंबर पर वहां का प्रत्याशी है, तीसरे नंबर पर आपका संगठनात्मक ढांचा है, चौथे नंबर पर आपकी पार्टी और आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इलाके के लोगों के लिए कितना वेलफेयर का काम किया है, वो समाज में कितना जाते हैं, कितनी उनकी उठक बैठक है, वहां पर इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी अपनी टीम की होनी चाहिए ना। आप बाहर से प्रत्याशी ले आए, आप बाहर से संगठन के लोग ले आए, आप बाहर के लोगों के भरोसे चुनाव जीतना चाहें तो यह मुमकिन नहीं होता। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जिस जगह की हम बात करने जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे ही किराए के छत्रपों पर ही डिपेंड है। वो उधारी के लिए हुए नेताओं के जरिए उस इलाके में चुनाव जीतना चाहती है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों के 2022 के चुनाव के नतीजे अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर 5 में से 4 पर समाजवादी पार्टी जीती और 5वां भी जो प्रत्याशी भाजपा से जीता था वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ नेता था। सबसे पहले इन 5 विधानसभा सीटों का आपको गणित बता देते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसे यहां भाजपा उधार के नेताओं पर चुनाव जीतना चाहती है। इसमें सबसे पहला नाम है बछरावा विधानसभा सीट का, जो रिजर्व सीट है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर 2022 का विधानसभा चुनाव जीते थे। बड़ी अच्छी यहां पर लड़ाई हुई थी और समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी की हरचंदपुर विधानसभा सीट, समाजवादी पार्टी की, ये भी खाते में है। तीसरे नंबर पर आती है सरेनी, जहां से धीरेन्द्र बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। चौथे नंबर पर आती थी ऊंचाहार, जहां से मनोज पांडे विधायक बने थे। और इसी के साथ साथ जो 5वीं विधानसभा सीट है वो है रायबरेली सदर, जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अदिति सिंह चुनावी मैदान में थी। अब दोस्तों यहां से आपको यह बात समझ में आई कि 5 में से 4 सपा के विधायक थे, 1 पर अदिति जीती थी। अदिति भी जो चुनाव जीती वो पहले तो कांग्रेसी ही थी ना। 2017 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, फिर 20 के आते आते वो कांग्रेस से दूर होने लगी, भाजपा का खुलकर समर्थन करने लगी। कहीं ना कहीं उन्हें यह डर था कि अगर वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगी या भाजपा में नहीं जाएंगी तो फिर उनके लिए जीत की राहें मुश्किल हो जाएगी। ना हां करते करते वो 2021 में भाजपा में आ गई और 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के बैनर पर रायबरेली सदर से उन्होंने लड़ लिया। अब मैं लौट कर आता हूं वापस भारतीय जनता पार्टी के उन छत्रपों की बात करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है मनोज पांडे का। पांडे जी जो भी समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, वो कहते हैं कि वो तो पार्टी बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन अब क्या कहा जाए, विधायक तो समाजवादी पार्टी के ही बैनर पर थे। अगर उनको इतने नियम कानूनों की चिंता थी और इतना वो समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा क्यों नहीं देते? जिस बात पर वो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर गए, जो बातें वो कहते हैं कि यहां पर भगवान के खिलाफ बातें कही जा रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो टीका टिप्पणी कर रहे थे वो इससे नाराज थे। स्वामी प्रसाद मौर्य टीका टिप्पणी कर रहे थे, सारी चीजें ठीक है, आपकी बात जायज है, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर गए समाजवादी पार्टी तो उन्होंने अपने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी में नहीं हूं तो मैं विधायक भी नहीं रहूंगा। यही ईमान आपका भी होना चाहिए था। आप भी कह देते कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहूंगा तो मैं विधायक भी नहीं रहूंगा, छोड़ देते विधायकी, हो जाने देते उपचुनाव, लड़ लेते दोबारा चुनाव। भाजपा जाना था ना आपको, आप भाजपा में चले जाते, लड़ लेते भाजपा का चुनाव। असल में मनोज पांडे मीठा मीठा गप करना चाहते थे और कड़वा कड़वा थू कर देना चाहते थे। वो भाजपा के साथ तो दिखना चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायकी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने किया भी यही। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में थे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की उपस्थिति में ज्वाइन कर चुके थे। अब मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए खुलकर समर्थन कर रहे थे। ये पहले नंबर के नेता हैं जिन्हें भाजपा ने समाजवादी पार्टी से इंपोर्ट किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ रायबरेली में
भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। ऊंचा हार से लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, ये भी सेकंड ऑप्शन। दूसरे नेता का नाम बताते हैं आपको, वो नाम है दिनेश प्रताप सिंह का। वो दिनेश प्रताप सिंह जिन्हें एक बार नहीं 2 बार कांग्रेस ने एमएलसी बनाया, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार थे, वो कांग्रेस के भरोसेमंद नेताओं में शुमार थे। लेकिन जब सर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कंपटीशन लेने का एक जज्बा चढ़ जाए और ये ईगो में आ जाए कि मैं सोनिया गांधी से बड़ा नेता हूं, तो फिर ये ईगो और राजनीतिक हसरतें आपको पार्टी से दूर कर देती। यही काम दिनेश प्रताप सिंह ने किया। उनको लगने ये लगा था कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लिहाजा वो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बड़े हो गए। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। नतीजा यह हुआ कि वो भाजपा के साथ आ गए और भाजपा ने उन्हें उन्हीं दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। 2019 में उन्हें सबसे पहले रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया और फिर राहुल गांधी के खिलाफ 2024 में लड़ा दिया। यह भाजपा है, यह बिल्कुल बख्शती नहीं है। दिल में इतना सा भी उसके वो नहीं रहता एक सॉफ्ट कॉर्नर के, यार पूरी जिंदगी आपने जिनके साथ काम किया, आपको उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। आप जीवन में अब भाजपा नहीं छोड़ सकती। भाजपा छोड़ भी देंगे तो कांग्रेस आपको नहीं लेगी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ आप चुनाव लड़ने लगे। और ये दिनेश प्रताप सिंह अकेले नहीं है, बघेल साहब का भी नाम आपको याद होगा। मुलायम सिंह ने राजनीतिक ककेरा सिखाया और अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने बघेल को चुनाव लड़ा दिया। ये सारे दरवाजे बंद कर देते हैं आपके दूसरी पार्टी में वापस जाने के। अब दिनेश प्रताप सिंह के साथ यही हुआ। 2 बार वो चुनाव हार गए। अब कहने को वो भाजपा में आ गए थे, लेकिन चुनाव तो लगातार हार रहे थे। भाजपा ने रोते गाते उन्हें एमएलसी बना दिया और फिर वो मंत्री हैं। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह भी कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए नेता हैं। अब तीसरे नेता का नाम सुन लीजिए। तीसरे नेता का नाम है विधायक अदिति सिंह, जो अपने पिता अखिलेश जी की राजनीतिक विरासत को कांग्रेस में आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत हावी हो जाती हैं। अक्सर ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर यह समझने लगता है कि वो मालिक की गाड़ी चला रहा है, तो वही सर्वे सर्वा है, वो खुद मालिक है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि जिस दिन नौकरी जाएगी उस दिन वो पैदल हो जाएगा। कुछ यही कहानी कमोबेश उन नेताओं की रहती है जो अपनी बड़े नेताओं के साथ दगेबाजी करते हैं। अदिति सिंह ने भी यही किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उन पर हावी होने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि रायबरेली में उनका एक सियासी वजूद है, एक अपना ऑरा है। 2020 में उन्होंने तमाम जो कहानियां थी, जो नाटक थे, वो शुरू किए और 2021 आते आते वो भाजपा में शामिल हो गई। इनके लिए तो कांग्रेस ने इनकी विधायकी खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी तक लिखी। उन्हें कहा कि यह पार्टी विरोधी गतिविधियों में है। और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उस चिट्ठी पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। पूरे विधायकी के 5 साल के कार्यकाल के 2 साल तक वो चिट्ठी उनकी टेबल पर, उनके कार्यालय में पड़ी रही, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उनकी विधायकी कांग्रेस से बदस्तूर जारी रही और बाद में जब चुनाव हुए तब वो भाजपा से चुनाव लड़े। कहने का मतलब यह कि आज विधायक अदिति सिंह भाजपा में आ गई और अब उसके बाद वो भाजपा से चुनावी लड़ाई लड़ रही। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली में 5 विधानसभा सीटों में से 3 बड़े नेता मांगे के हैं, यानी कि दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। आप उन्हें पैराशूट कैंडिडेट कह सकते हैं, आप उन्हें किराए के छत्रप कह सकते हैं, आप उन्हें मांगे के विधायक कह सकते हैं, कुछ भी है वो आप कह सकते हैं। तो भाजपा के पास रायबरेली में अपना जनाधार तो कुछ है नहीं। वो यहां की मिट्टी, वहां के रोड़े पे एक भानुमति का कुनबा जोड़ रही है। अब ये नेता 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए क्या कमल खिलाएंगे, क्या कुछ वहां पर कारनामा करेंगे, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन 5 विधानसभा सीटों के चुनाव में 4 सपा जीती थी, 1 भाजपा जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारा सिनेरियो बदला है। कांग्रेस का वहां से सांसद चुन गया है, यानी कि जो फिजा पहले कभी हुआ करती थी कि भाजपा का सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा का एक ऑरा और चुनाव जीतने में बहुत सारी सरलताएं होती थी, वो तमाम सरलताएं मुश्किलों में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अब वहां पर 4 विधायक सपा के हैं, वहां पर कांग्रेस का सांसद है। गठबंधन में चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब बेशर्म नेता हैं। ये जब कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर भाजपा में जाने के बाद ये क्या कुछ करेंगे, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो बात कहानी मैंने शुरुआत से शुरू की कि कांग्रेस यहां पर सिर्फ और सिर्फ किराए के नेताओं के भरोसे
चुनाव जीतना चाहती है। मनोज पांडे, दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह भाजपा के लिए क्या कमाल करेंगे, इसके लिए तो 27 का इंतजार करना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लगातार संगठनात्मक बैठकें वहां पर हो रही हैं। लखनऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष को भी वहां पर तमाम नब्ज भांपने के लिए, काम करने के लिए लगा दिया गया है। दो सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पहला सवाल ये कि कांग्रेस के, सपा के, ये किराए के नेता भाजपा में क्या कमाल करेंगे, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। और क्या ये सारे लोग विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे, इस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।